बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैक टू बैक एलसी में एक और सिनेरियो डिस्कस करते हैं। मैं एक टेक्सटाइल ग्रुप में था, तो ये 90 से 2000 के दरमियान जो 1 डिकेड था 10 साल का, इसमें इस टेक्सटाइल ग्रुप ने बहुत तरक्की की। बहुत सारी जो यान के यूनिट है वो भी लगे, फिर फैब्रिक्स के लगे, फिर डाई प्रिंटिंग के लगे, फिर स्टिचिंग के लगे। मतलब एक के बाद एक यूनिट, अभी एक ख़त्म नहीं होता था दूसरा एक की अभी प्लानिंग हो रही होती थी, एक और पीछे शुरू हो जाता था। एक की इंस्टॉलेशन हो रही होती थी तो एक की इंपोर्ट होनी शुरू हो जाती थी। एक फिज़िकली अपनी प्रोडक्शन शुरू करता था तो पीछे दूसरा। तो मतलब 10 साल में लाख यूनिट इन्होंने लगाए। अब ये 10 साल में इतनी फंडिंग, इतना पैसा कहाँ से आ गया कि एक के बाद एक यूनिट लग रहा है और पूरा कंपोजिट जो टेक्सटाइल का ग्रुप बन गया। तो अब होता ये था कि जैसे 100 सोल्जर शटरलेस लूम इंपोर्ट करनी है, तो अब वो जो 100 शटरलेस लूम की जो बिलियन रुपीस की पेमेंट होती थी, तो कोई पेमेंट नहीं होती थी उसमें। बैक टू बैक एलसी होती थी। लोकल बैंकों से एक से ज़्यादा बैंक भी इन्वॉल्व होते थे कि एक एलसी इससे लिए, किससे लिए, किससे लिए। मतलब जितनी जो टोटल अमाउंट होगी उस प्रोजेक्ट की कि 100 सोल्जर शटरलेस लूम जो है उसकी जो टोटल पेमेंट होगी, वो अगर आप 2-3 बैंकों को डिवाइड कर दें तो 2-3 बैंक एलसी खोलेंगे, जिसको प्रिंसिपल एलसी कहा जाएगा या मास्टर एलसी भी कहा जाएगा। और वो एलसी जाएगी एक, जैसे जापान में कुछ इन्वेस्टमेंट कंपनियां, तो वहाँ पे एक टोमेन कॉरपोरेशन थी जो फाइनेंसिंग करती थी, तो ये एलसी जाती थी टोमेन कॉरपोरेशन को। टोमेन कॉरपोरेशन आगे फिर जो सोल्जर है, टिकेडा है, इकोडो है, डिफरेंट जो उसकी शटरलेस लूम बनाने वाली कंपनियां थी, उनको फिर पेमेंट करते थे और वहाँ से मशीनरी आ जाती थी उस टेक्सटाइल ग्रुप को। और अब जो पेमेंट का अरेंजमेंट था वो टोमेन कॉरपोरेशन और टेक्सटाइल ग्रुप दोनों के दरमियान था। तो जो मैन्युफैक्चरर है उसको तो पेमेंट हो गई, उसने भिजवा दी, मशीनें इंस्टॉल हो गई, लूमें चलना शुरू हो गई, प्रोडक्शन शुरू हो गई। अब उसकी जो प्रोडक्शन थी, जो पेमेंट का अरेंजमेंट था, वो ये था कि ये जितनी प्रोडक्शन होगी, मतलब जितनी होती जाएगी, वो उसकी पेमेंट जो है वो टोमेन कॉरपोरेशन को जाएगी। लेकिन वो पेमेंट कैश की सूरत में नहीं जाएगी, वो जो प्रोडक्शन होगी उसकी प्रोडक्ट जो है वो जापान में उस कंपनी को एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से प्लांट मशीनरी एक दरमियानी मिडल मैन या एजेंट या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी आप कहें, उसने फाइनेंसिंग की। उसने एक टेक्सटाइल ग्रुप को चूज़ किया कि भाई हम फाइनेंसिंग करेंगे और आप ये पूरा प्लांट जो है ना इतने 100 सोल्जर लूम का लगाएं, वहाँ पे शटरलेस लूम का 100 का प्लांट लगाएं और उसकी जो प्रोडक्शन होगी वो टोटल डेडिकेटेड होगी हमारे लिए, और उसके जो इक्विवेलेंट अमाउंट होगी वो उसमें एडजस्ट होती जाएगी। तो इस तरह से और अगर पेमेंट नहीं होती तो फिर वो जो बैक टू बैक एलसी यानी जो प्रिंसिपल एलसी है वो उसमें बैंक ज़िम्मेदार होगा कि जी पार्टी भाग गई है, उसने पेमेंट नहीं की, तो अब बैंक ज़िम्मेदार होगा। लेकिन इस तरह की सिचुएशन नहीं होती। जितनी भी इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उसमें पूरा देखभाल के, पूरी जो फिजिबिलिटी होती है उसके मुताबिक काम किया जाता है। तो वहाँ पे चांसेस कम होते हैं कि कोई एप्लीकेंट या इंपोर्टर जो है जिसने वो सारा प्रोसेस किया वो बैंकरप्ट हो जाए या भाग जाए। यानी उसकी वर्थ इतनी होती है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसको ट्रस्ट करते हुए या उसके साथ कोलैबोरेट करते हुए काम करते हैं और नज़र रखते हैं कि जो कुछ हो रहा है क्या वो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो इस तरह से ये सारा प्रोसेस बैक टू बैक एलसी का चलता है। एक और किस्सा सुना देता हूँ कि एक बल्कि 2 हैं और सिमिलर हैं, सिर्फ प्रोडक्ट का फ़र्क है। इसी पिछले 20-25 साल में शुरू में कपास का जो एक वो जो बेल होती है वो शायद 500-600 रुपये मन होती थी। ये आई थिंक 95 राउंड अबाउट या 1995 के बाद। अभी तो ये थाउजेंड्स पर मन में जा चुकी है, शायद 8-10,000 में भी, इससे भी ज़्यादा। तो उस वक्त 500 पर मन
वो जो कपास है जिससे धागा बनते हैं, तो उसका रेट होता था। अब इसका एक सीज़न होता है, तो उस पाकिस्तान चूँकि कपास के लिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, ये कपास के कंट्रीज़ हैं, स्पेशली बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो अब जब सीज़न होता है तो उस वक्त इसका रेट नॉमिनल होता है, जो भी उस वक्त अनाउंस किया जाता है काश्तकारों की तरफ से। और जितने भी टेक्सटाइल या जहाँ पे भी कपास की ज़रूरत होती है या एक्सपोर्ट होती है, वो उसी टाइम के ऊपर उसको परचेज़ करके तो स्टोर कर लेते हैं या एक्सपोर्ट कर देते हैं। अब एक टाइम, यानी जो बता रहा हूँ कि 1995 के दरमियान, वो जो 500 रुपये मान वाली कपास थी वो एकदम से 2500 पर चली गई। और शायद उसके पीछे प्रॉब्लम ये थी कि क्रॉप जो है वो उस वक्त बेहतर नहीं हुई, और क्रॉप कम होने की वजह से जो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट थी कपास की वो पूरी नहीं हो सकती थी। तो अब जो बड़े टेक्सटाइल ग्रुप थे 2-3, उन्होंने भाग दौड़ शुरू कर दी कि भाई हमारा तो पूरे साल, अब ये कपास पूरे साल के लिए स्टोर कर ली जाती है। जितने भी यार्न यूनिट है वो मैक्सिमम कपास को स्टोर कर लेते हैं ताकि उनकी प्रोडक्शन चलती है। तो अब बड़े टेक्सटाइल ग्रुप को बड़ा मसला हो गया कि ये तो मतलब शट डाउन तो नहीं करना, काम तो नहीं रुक सकता। तो फिर रशियन कंट्री में कोई कपास चीपर कॉस्ट पे अवेलेबल थी, यानी जो नेक्स्ट अवेलेबल ऑप्शन थी, तो जहाँ पे नॉर्मल मतलब क्रॉप की जो फसल थी उसमें प्रॉब्लम नहीं थी और नॉर्मल प्रोडक्शन उनकी हो रही थी, तो वो रशियन कंट्रीज़ थे जहाँ पर चीपर और अबंडेंटली अवेलेबल थी क्रॉप। तो अब वो जो टेक्सटाइल ग्रुप थे उन्होंने उधर दौड़ लगानी शुरू कर दी, वहाँ पे सोर्सिंग हुई। अब ये सारा कुछ फ़ौरन होना है, मतलब क्रॉप का जो टाइम है वो थोड़ा होगा उसका। तो अब इसमें ये नहीं हो सकता कि जी आप जाएं और जाके तो अपने बंदे बजवाएं। जो क्रॉप की ये भी प्रॉब्लम है कि उसकी क्वालिटी होती है कि, और वो हर टेक्सटाइल मिल ने कुछ सिलेक्टर रखे होते हैं जो कपास की क्वालिटी को चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं और फिर उसको परचेज़ करते हैं। तो अब वो मैक्सिमम लोग जो है वो ये नहीं कर सकते थे कि वहाँ पे जाएं और क्वालिटी चेक करें फिर उनसे डील करें। तो उसका आसान हल ये था कि भाई कोई दरमियान में कोई बंदा देखो वहाँ पे उसी कंट्री का जो ये सारा इंफॉर्मेशन जानता हो, जो इसमें डील कर रहा हो, यानी कि ब्रोकर, तो उनसे कांटेक्ट करो। तो वो ब्रोकर जो है वो अपना कुछ नॉमिनल कमीशन लेंगे और हमें जो मार्केट में बेस्ट क्वालिटी की कपास है वो उठाएंगे और आगे प्रोसेस जो भी इंपोर्ट का प्रोसेस है, एक्सपोर्ट का प्रोसेस है उन कंट्री से, वो कर देंगे। तो यहाँ पे फिर मिडल मैन को इन्वॉल्व किया गया, लेकिन उसके साथ ह्यूज फंडिंग भी ज़रूरी थी। अब एक चीज़ लोकल मार्केट में ये प्रोसेस होता है कि आप कपास ख़रीदते हैं, उसको वेयर हाउस में स्टोर करते हैं और वो वेयर हाउस जो है वो बैंक को मॉर्गेज कर दिया जाता है और बैंक से पैसे ले लिए जाते हैं। तो जितनी भी टेक्सटाइल ग्रुप है वहाँ पे यही प्रोसेस चलता है कि जब भी क्रॉप होती है कपास की, वो मैक्सिमम कपास ख़रीदते हैं, उसको स्टोर करते हैं, ताला बैंक का लगता है और बैंक उतनी पेमेंट कर देता है। अब जब कंपनी को ज़रूरत होती है टेक्सटाइल को, तो वो अपने उस स्टोर को बैंक से, बैंक की पेमेंट प्लस उसका इंटरेस्ट रेट दे के वापस ले लेता है, या जितनी ज़रूरत हो उतनी निकलवा लेता है और पेमेंट कर देता है। तो किसी भी टेक्सटाइल वाले के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो पूरे साल की कपास, अपनी ज़रूरत की कपास खरीद सके। तो सिमिलर प्रॉब्लम इंपोर्ट करने में भी थी कि अगर हम किसी रशियन कंट्री से इंपोर्ट करते हैं जो कि हमें कॉस्ट इफेक्टिव है, लोअर प्राइस पे मिल रही है, तो फिर लोकल में तो हम बैंकों से फंडिंग ले लेते हैं। तो अब इसके लिए क्या करेंगे? तो अब यहाँ पे भी बैक टू बैक एलसी है, यहाँ पे फिर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को कांटेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बैंक आते हैं और वो बैंक, जैसे वो बैंक लोकली भी ऑपरेट कर रहे होते हैं, लेकिन लोकली स्टेट बैंक की कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि लोन के लिए या मॉर्गेज के लिए, फाइनेंसिंग के लिए। तो फिर वही बैंक जो पाकिस्तान में भी ऑपरेट कर रहे होते हैं, फॉरेन बैंक, वो फिर अपने हेड ऑफिस को कांटेक्ट करते हैं कि जी ये हमारा मतलब रिप्यूटेड कस्टमर है, ये इसकी वर्थ है, तो हम चूँकि यहाँ से इतनी फंडिंग अरेंज नहीं कर सकते तो आप इसके लिए कुछ करें। तो फिर इस तरह से एक चैनल क्रिएट किया जाता है फंडिंग का। तो बैक टू बैक एलसी, बेशक
उसी जिसने फंडिंग करनी है उसी की लोकल ब्रांच पाकिस्तान से एक एलसी खोलेगी जो मास्टर एलसी होगी, और वो दरमियान में जो इंस्टीट्यूशन होगा उसको मिलेगी, वो इंस्टीट्यूशन आगे दूसरी एलसी खोलेगा और उसके पीछे पेमेंट जाएगी, और जो इम्पोर्टर और उसके दरमियान टर्म्स एंड कंडीशन होगी वो में भी मैक्सिमम 180 डेज़ तक का क्रेडिट हो के हम जी विद इन 180 डेज़ इसको पे कर देंगे। तो इस तरह से ये बैक टू बैक एलसी किसी बड़ी डील के लिए भी चलती है। तो यहाँ पे वो मिडल मैन जो कि कमीशन एजेंट है उस तरह का बंदा भी इन्वॉल्व होगा, कोई कंपनी जो नॉमिनल कमीशन के ऊपर एक क्वालिटी प्रोडक्ट मार्केट से सोर्स करे इमरजेंसी में और इम्पोर्टर को कह के जी आप इसको ख़रीद सकते हैं, और एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी होगा जो कि प्रोसेस करेगा बैक टू बैक एलसी का। तो दोनों तरह के, दोनों को एजेंट भी कहा जा सकता है और दोनों को, एक को एजेंट और एक को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी कहा सकता है। ये रियल स्टोरीज़ हैं जो प्रैक्टिकली लर्न की हैं कि किस तरह से बैक टू बैक एलसी ट्रैवल करती है। और अगर आप डेफिनेशन के ऊपर जाएंगे तो फिर वो बहुत सारे लोग आपको बता रहे होते हैं कि जी बस एक इम्पोर्टर होगा, एक्सपोर्टर होगा, एक मिडल मैन होगा, और इम्पोर्टर मिडल मैन को एलसी देगा, उसकी बेस पे मिडल मैन एक्सपोर्टर को एलसी देगा। तो ये बैक टू बैक एलसी है। अब आपने देखना है कि बैक टू बैक एलसी एक्चुअली क्या होती है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।